हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास में हम एक तो पहले जो हमारी पिछली दो क्लासेस हैं उनका हम रिव्यू ले लेते हैं छोटा सा, और उसके बाद आज हम अगले टॉपिक पर आते हैं। आज जो हम मेन अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका दो चीजें। एक का नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स और दूसरे का नाम है आपका ट्रेड क्रेडिट। ठीक, अभी इन दोनों की बात करते हैं आपके साथ। तो उससे पहले देखते हैं हम अपनी क्लास का रिवीजन कि अब तक हमने क्या कर लिया। हमने इस चैप्टर में सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में हमने सबसे पहले देखा आपका सिलेबस। ये आप पिछली क्लासेस में देख सकते हैं। ठीक, तो पिछली क्लासेस एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा और उनमें ये टॉपिक्स मैं आपको करा चुका। हमने देखा कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। तो बिजनेस को चलाने के लिए जो भी पैसा चाहिए होता है उसको हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। फिर उसके बाद बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, एक तो उस एक को बोलते हैं हम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, जहां पर हम प्लांट मशीनरी बिल्डिंग इन सब में पैसा लगाते हैं। दूसरा हमारा होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसमें हम आपका रॉ मटेरियल हो गया, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस हो गए, इन चीजों के लिए हमें पैसा चाहिए होता है। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर है कि हम क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हमने ये आपके टोटल 11 सोर्सेज होते हैं इस चैप्टर में। तो हमने अभी तक बात कर ली है प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स हम कर चुके और इक्विटी शेयर्स हम कर चुके। इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस भी देख चुके, इन दोनों के डिफरेंस भी देख चुके, और इनकी मेरिट्स और इनकी डीमेरिट्स भी हम देख चुके पिछली क्लासेस में। क्लियर। और आज का जो हमारा टारगेट है, आज का हमारा टारगेट है एक तो रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है और दूसरा हमारा ट्रेड क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, तो आज हम ये दो टॉपिक करेंगे। तो हमने बात की थी इक्विटी और प्रेफरेंस की कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। फिर हमने बात की थी इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमने बात करी थी इनकी मेरिट डीमेरिट की। और उसके बाद फिर आपके प्रेफरेंस की मेरिट डीमेरिट, और उसके बाद आपकी यहाँ पर इक्विटी और प्रेफरेंस का डिफरेंस। यहां तक का पोर्शन हम अभी तक कर चुके। अब आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है रिटेन्ड अर्निंग्स। बड़े ध्यान से सुनेंगे, आज की क्लास अब शुरू होती है आपके लिए। ठीक है, पीछे का गो थ्रू एक बार इसलिए कराया था कि आपको ये पता चल जाए कि पिछली क्लासेस में हम क्या कर चुके। मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया नहीं, उसके लिए आप डिटेल में पूरी क्लास आप देख सकते हैं। चलिए जी, तो अब सबसे पहले बात करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स की। करेक्ट। अब एक छोटी सी बात का आप लोग खुद को जवाब दीजिएगा कि अगर सपोज करिए कि आप एक बिजनेस करें और उस बिजनेस में आपको इस साल 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाए, तो क्या ऐसा होता है कि हम जितने पैसे कमाते हैं वो सारे हम अपने घर के खर्चों में या अपने इधर उधर के खर्चों में लगा देते हैं? तो आंसर इज नो। एक अगर रैशनल पर्सन है जो थोड़ा सा भी दिमाग रखता है या थोड़ा सा भी बिजनेस को समझता है, तो वही सोचता है कि यार जो मैंने पैसा कमाया है इसमें से मुझे कुछ पैसा बचाकर अपने ही बिजनेस में दोबारा से लगाना चाहिए। करेक्ट। इसी बात को हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। इसी अमाउंट को जो हम अपने बिजनेस में बचा कर रख लेते हैं, प्रॉफिट का पार्ट, उसी को हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो बेटे जो कंपनी होती है वो जितना भी प्रॉफिट जनरेट करेगी, प्रॉफिट मान लीजिए ये हमारा प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट का कुछ पोर्शन तो वो पब्लिक के बीच में डिविडेंड की फॉर्म में बांट देगी, अपने शेयर होल्डर्स को बांट देगी। लेकिन कुछ पैसा वो नहीं बांटेगी, वो अपने पास रिटेन्ड कर लेगी और अपने पास रख लेगी, रिटेन कर लेगी, बचा कर रख लेगी। तो इसी पैसे को जो अपने पास कंपनी बचा कर रख लेती है, या आप ये कह सकते हैं कि जो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। और यही पैसा हमारे बिजनेस में काम आता है। भाई आपने अगर पैसा बचा लिया, आप उसी पैसे से और ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाए कि आप मशीनें खरीद लें, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लें। तो ये सब इसके अंदर आपको फायदे हो सकते हैं। तो चलिए पहला पढ़ते हैं आराम से। द पोर्शन ऑफ द नेट अर्निंग्स, हमारी जो भी नेट अर्निंग है, जो भी हमारी कंपनी की कमाई है,
मे बी रिटेन्ड इन द बिजनेस, तो उसे हम बिजनेस में रिटेन कर सकते हैं। रिटेन करने का मतलब होता है बचा कर रखना, ठीक है, हम बचाकर उसको अपने बिजनेस में रख सकते हैं। इन द बिजनेस फॉर यूज इन द फ्यूचर, ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज कर पाए। दिस इज नोन एज रिटेन अर्निंग। द पोर्शन ऑफ नेट अर्निंग में बी रिटेन इन द बिजनेस फॉर द यूज इन फ्यूचर। तो ये हमारा क्या बन गया, रिटेन अर्निंग बना हमारा, कि जो पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे वो हम अपने पास बचाकर रख लेते हैं। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। अब आते हैं इसकी मेरिट्स पे। मेरिट्स ऑफ रिटेन अर्निंग के इसके फायदे क्या हैं, तो चलिए अब इसके फायदे देखते हैं। तो इसके फायदों में अगर हम आए तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर कुछ वर्ड्स को, क्रक्स वर्ड को मार्क कर रहा हूं। ये सारे ही पॉइंट एनसीईआरटी बेस्ड हैं। अब अगर सोचिए मैंने अपने पास से ही पैसे बचाकर अपने बिजनेस में लगाए हैं, तो पहली बात, ये मेरा एक परमानेंट सोर्स है, करेक्ट। ये मुझे किसी को वापस नहीं करना, मैं किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं हूं, ये मेरे ही पैसे हैं। तो पहली बात, इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ द बिजनेस, जो एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास अवेलेबल होता है। तो आप चाहे तो परमानेंट सोर्स नाम से हेडिंग भी बना सकते हैं और फिर आप उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बेटे जरा इस वर्ड को समझना। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है एनी इंटरेस्ट पेबल टू आउटसाइडर। किसी आउटसाइडर को हमें इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना। देखिए मेरा ही पैसा है, अगर मैं यही पैसा मैं बैंक से लोन ले लूं या मैं किसी से लोन ले लूं तो मुझे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। देखो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो किसी बाहर वाले को देते हैं, इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो खुद को ही देते हैं। तो एक्सप्लिसिट का मतलब हुआ कि हमें किसी बाहर वाले को कोई इंटरेस्ट वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा ही पैसा है। तो आप बस ये वर्ड याद करिएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगर आप ये लिख देंगे कि रिटेन्ड अर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तो बस इतना भी काफी है, ठीक है। आपके टीचर ये वर्ड सुनना चाहते होंगे, पढ़ना चाहते होंगे आपकी आंसर में, ठीक। थर्ड आता है, देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम। ऑपरेशनल का मतलब है यहां पर यूज, फ्रीडम का मतलब आजादी, करेक्ट। तो हमें पैसे का क्या यूज करना है, हम उससे चाहे रॉ मटेरियल खरीदें, हम उससे अपने लोगों को बोनस बांटें, हम उससे कुछ भी करें, मशीनें खरीदें, लैंड में इन्वेस्ट करें, कहीं इन्वेस्ट कर दें, कहीं स्टॉक मार्केट में लगा दें, वो हमारी इच्छा है, हम कुछ भी कर सकते हैं उसका, क्लियर। इट एनहांसेस द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू एब्जॉर्व अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। आप देखिए क्या हमारे घरों में नहीं होता ऐसा, हमारे घर में आपके पापा मम्मी या हम जितना भी कमाते हैं, क्या हम जितना कमाते हैं सारा खर्च कर देते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं होता ऐसा। मिडिल क्लास फैमिली हो, पुअर फैमिली हो, कोई भी हो, हर बंदा अपने अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर के लिए पैसे बचाकर चलता है, उसी को रिटेन अर्निंग कहते हैं, उसी को आप सेविंग्स कहते हैं, क्लियर। तो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को एब्जॉर्व करने के लिए, उनसे डील करने के लिए ये पैसा हमारे काम आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है, इट में लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स। देखो जिन कंपनीज के पास पैसे बहुत सारे रखे होते हैं, तो वो एक तरीके से सेफ होती हैं वो कंपनीज, उनमें इन्वेस्टमेंट करना भी सेफ होता है। तो ऐसी कंपनीज के जो शेयर बाजार में जो मार्केट प्राइस होते हैं वो मोस्टली अच्छे होते हैं। भाई जैसे सपोज करो, अगर आपको पता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन के पास बहुत सारे पैसे उनने इकट्ठे कर रखे हैं, सेव कर रखे हैं, तो आपको भी लगेगा ना कि उसकी मार्केट की जो अवेलेबिलिटी है, मार्केट में जो उसकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहेगी, बैकअप है उसके पास एक बढ़िया। तो बैकअप होने से इक्विटी शेयर्स का प्राइस मार्केट में क्या रहता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो लोगों को लगता है कि अच्छी कंपनी है, कि भाई इसके अंदर पैसा लगाना सेफ है, क्योंकि इसके पास तो अपना ही बहुत सारा पैसा बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा तो बिल्कुल पहला पॉइंट है कि ये परमानेंट सोर्स है। दूसरा, इसके अंदर एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती। तीसरा, यूज करने की फ्रीडम है, आप कुछ भी करें उसका। उसके बाद यू कैन यूज दिस फंड फॉर द अनएक्सपेक्टेड लॉसेज। एंड आफ्टर ऑल लास्ट पॉइंट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर विल बी हाई इफ यू हैव अ गुड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये तो हो गई इसकी मेरिट्स। अब थोड़ा सा इसकी डीमेरिट्स पर आते हैं। इनकी डीमेरिट्स भी हैं, इनकी बुराइयां भी हैं थोड़ी सी।
अब आप सोचिए कि एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अगर कंपनी पैसे कमाए और सारे पैसे बचा कर रख ले, ज्यादा पैसा बचा कर रख ले, अपने शेयर होल्डर्स को दे ही ना उसमें से कुछ या बहुत कम दे, तो शेयर होल्डर्स कहेंगे यार कैसी अजीब सी कंपनी है, हमने इसमें अपने पैसे लगा रखे हैं और ये बदले में हमें कुछ देती ही नहीं है। ठीक, सारे पैसे बचा लिए। आप सोचो आपके पापा की कमाई हो और आपके पापा कुछ खर्च ही ना करें, सारा पैसा बचा के ही रख लें, वो भी तो ठीक नहीं है ना। तो कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं, इन पैसों को बचा तो लेती हैं और इन पैसों को उल्टे सीधे कामों में खर्च कर देती हैं, डायरेक्टर्स इन्हें अपने यूज में ले आते हैं, अपने खर्चों में खर्च कर देते हैं। ठीक, तो उससे शेयर होल्डर्स का पैसा वो मिस यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, देयर आर 3 डीमेरिट्स। एक वर्ड यहां पर आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और इस पर एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। आप देखिएगा यहां पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, प्लोइंग बैक। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, व्हाट इज प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। मेरी इस वर्ड को याद रखिएगा प्लीज जरूर। बेटे प्लो समझते हो, प्लो, खेत में हल चलाने को प्लो कहते हैं, प्लोइंग कहते हैं, खेत जोतना। तो जब हम अपना प्रॉफिट अपने ही बिजनेस में लगा देते हैं तो उसके लिए टर्म यूज होती है प्लोइंग बैक, अपना ही पैसा अपने ही व्यापार में दोबारा से लगा देना। तो देखिए एक्सेसिव, एक्सेसिव का मतलब है यहां पर ज्यादा। अगर आपने ज्यादा ही अपना पैसा व्यापार में लगा दिया बचा बचा के, इट कैन कॉज डिससेटिस्फैक्शन अमंग दी शेयर होल्डर्स। इससे शेयर होल्डर क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। क्लियर, कि यार बताओ कंपनी पैसा कमा रही है, हमें तो दे नहीं दी और अपने खर्चों में यूज करे जा रही है या अपने पास बचा कर रख लिया। तो ऐसे में जो शेयर होल्डर्स हैं वो डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, आपकी कंपनी से नाराज हो सकते हैं और आपके शेयर बाजार के अंदर बेच सकते हैं। और अगर उन्होंने जरूरत से ज्यादा शेयर बेच दिए तो मार्केट के अंदर शेयर की सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड घट जाएगी और आपका जो प्राइस है, शेयर प्राइस, वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। चलिए सेकेंड पॉइंट में कहता है इट इज एन अनसर्टेन सोर्स। बिल्कुल सही बात है, कोई पक्की बात थोड़ी है कि हर साल मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा, उसमें से मैं कुछ बचा ही पाऊंगा, तो ये जरूरी नहीं है। तो ये परमानेंट सोर्स नहीं है। हाँ, अगर कोई बिजनेस बहुत अच्छी पेस में चल रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ग्रोथ हो रही है उसकी, धड़ाधड़ उसका प्रॉफिट अच्छा बढ़ता जा रहा है, तो हाँ हो सकता है कि वो एक परमानेंट सोर्स उसके लिए बन जाए, लेकिन मुश्किल है क्योंकि जहां इनकम बढ़ने लगती है वहां खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। तो इसको एक परमानेंट सोर्स नहीं माना जाता। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आपको ये वर्ड ना भी याद रहे एक्सेसिव फ्लोइंग बैक, तो आप कहना एक्सेसिव रिटेन्ड अर्निंग या ओवर द लिमिट रिटेन्ड अर्निंग कैन कॉज अ डिससैटिस्फैक्शन फॉर द शेयर होल्डर्स। ये आसान लैंग्वेज हो गई। और उधर लिखा है कि इट इज एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फाइनेंस, की पक्का नहीं है कि अगले साल हमें होगा या नहीं होगा बढ़िया प्रॉफिट। द अब आगे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड with these fund is not recognized by the many firm, this may lead to suboptimal use of funds। देखिए हर चीज की अपनी एक कॉस्ट होती है और जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। मान लीजिए कि आपके फादर उनकी एक घर की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में ही वो अपनी फैक्ट्री चलाते हैं। ठीक है, उनको उसका कहीं रेंट नहीं देना। लेकिन आप सोचो कि अगर उनको कहीं से वो रेंट देना पड़े तो वो कहीं एक अच्छा खासा अमाउंट होगा, 40,000 50,000 हो सकता है रेंट देना पड़े। तो जो वो रेंट नहीं दे रहे, जो उनका पैसा बच रहा है, वो है उस जगह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। करेक्ट। तो देखो इस पैसे की भी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जो पैसा आपने बचा कर रखा है, अगर आप सपोज करो इसको कहीं पर इन्वेस्ट करो या कहीं पर लगा दो तो उससे कमाई कर सकते हो आप। तो कभी कभी हम इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जो है अपने पास पैसे रख लेते हैं और फिर हम उसे उल्टे सीधे कामों में ले आते हैं। देखो क्या लिखा है, सब ऑप्टिमल यूज, मतलब जो इसका बेहतर यूज हो सकता है हम करते नहीं है। या आप ये कह सकते हो, इस पॉइंट की जगह ये भी लिख सकते हो कि डायरेक्टर्स कैन मिस यूज दी फंड्स, कि डायरेक्टर क्या करते हैं, पैसों का मिस यूज कर लेते हैं। तो ये हो गई इसकी डीमेरिट।
तो ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब भी आप अपने बिजनेस में पैसे बचाकर लगा लेते हो तो सिंपल सी बात है कि हम जो है यहाँ पर अगर देखें तो अपना ही पैसा यूज करने से कुछ फायदे भी हो रहे हैं और कुछ नुकसान भी हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब अगला आता है हमारा ट्रेड क्रेडिट। ठीक, ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है बहुत ही आसान सी बात है, तो आप सबको पता है अच्छे तरीके से। जब हम उधार में माल खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, जैसे आप लोग बिजनेस अकाउंट्स में ही पढ़ते हो कि आपने गुड्स खरीदा उधार में, परचेज कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट। उसको क्या नाम दे रहे हैं हम? ट्रेड क्रेडिट। तो पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पर, ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट, क्या है ये? एक उधार है, एक्सटेंडेड बाय, या एक्सटेंडेड की जगह आप गिवन भी लिख सकते हैं, गिवन बाय वन ट्रेडर, एक व्यापारी किसको देता है? दूसरे व्यापारी को देता है, उधार में माल देता है। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। इसकी मेरिट डीमेरिट्स पे आते हैं, तो देखिए जरा यहाँ पर, ट्रेड क्रेडिट एक कन्वीनियंट तरीका है, एक आसान तरीका है और एक लगातार मिलने वाला। देखो अगर आपके टर्म्स अच्छे हैं, मैंने किसी से गुड्स खरीदा, उसने मुझे 15 दिन का उधार दिया, मैंने 15 दिन में उसके पैसे दे दिए, वो कहेगा यार अच्छा आदमी है, इसे उधार देते रहो, ठीक, बिजनेस चलता रहेगा। तो पहला कि ये कन्वीनियंट है, मतलब इजी है, आसानी से मिल जाता है और लगातार मिलता रहता है। ठीक, अगर आप अपने पेमेंट टाइम पे करते रहते हो। दूसरा, क्रेडिट में रेडिली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल होता है। इन केस ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस, अगर आपकी मार्केट के अंदर गुडविल कैसी है? अच्छी है, तो आपको ये रेडिली मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, आप टाइम पे लोगों का पेमेंट करते हो, तो ये आपको क्या हो जाता है? आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो पहली मेरिट क्या है? कन्वीनियंट है। दूसरी कॉन्टिन्यूस है। तीसरी ये रेडिली क्या होता है? अवेलेबल होता है। ट्रेड क्रेडिट नीड टू प्रमोट द सेल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एक इसका ये भी फायदा है, अगर आप उधार में माल बेचते हो तो ये आपकी सेल को क्या करता है? प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है। जो दुकानदार उधार में माल बेचते हैं उनकी सेल ज्यादा होती है, क्यों भाई? सामने वाले को आसानी से मिल रहा है। तो ट्रेड क्रेडिट सेल बढ़ाने का भी एक तरीका है। अगर आप अपनी दुकान की सेल बढ़ाना चाहते हैं, आप उधार बेचना शुरू कर दो, लोग आसानी से आपके पास आ जाएंगे खरीदने। इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑफ द एसेट। देखिए चार्ज का मतलब होता है गिरवी रखना। ठीक, इसके लिए कोई एसेट गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती, ये एक पर्सनल गुडविल के बेस पर, टर्म्स एंड कंडीशंस के बेस पर आपको आसानी से मिल जाता है। अगला देखिए, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू इंक्रीज इट्स इन्वेंट्री लेवल, अगर कोई अपना स्टॉक बढ़ाना चाहता है टू मीट द एक्सपेक्टेड राइज इन द सेल वॉल्यूम इन द नियर फ्यूचर, इट में यूज ट्रेड क्रेडिट। करेक्ट भाई, अगर सिंपल सी बात है, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में मान लीजिए दिवाली आने वाली है, होली आने वाली है, कोई फेस्टिवल आने वाला है, मुझे लगता है कि भाई डिमांड ज्यादा होगी मार्केट के अंदर, तो मैं उधार में माल खरीद कर ला सकता हूँ। नॉर्मली मैं नगद खरीदता हूँ, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि मेरे पास आगे डिमांड अच्छी आ सकती है, तो मैं उधार का भी यूज कर सकता हूँ। तो पहली बात कि ये कॉन्टिन्यूस है, दूसरा कन्वीनियंट है, रेडली अवेलेबल है, इससे सेल बढ़ती है, इसके लिए कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको इन्वेंट्री बढ़ाने की जरूरत हो तो उधार में माल लेकर बढ़ाना वो एक आसान तरीका है। तो ये हो गए इसके मेरिट्स। अब आते हैं इसके डीमेरिट्स पर। तीन इसके डीमेरिट है। पहला, अब अगर आसानी से उधार मिलने लग जाए, अवेलेबिलिटी ऑफ इजी एंड फ्लेक्सिबल ट्रेड क्रेडिट may facilitate induce a firm to indulge in the over trading। आसानी से अगर उधार मिलने लग जाए तो ऐसा होता है कि आप गलत चीजों में व्यापार करने लग जाते हैं। मान लो सामने वाला कह रहा है भाई साहब ले जाओ उधार मिल रहा है, आप भी उठा के ले आए, पता चले आपकी दुकान पे वो मिल बिक रहा है या नहीं बिक रहा। करेक्ट। तो कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे हम लोगों के साथ होता है, आप देखो, अगर आपको कभी भी आप देखें, आपकी फैमिली में देखिए, जब आप क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग करते हैं, उधार में कर रहे होते हैं, आपको लगता है अरे चलना छोड़ यार, 1 महीने बाद बिल आएगा तब दे देंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है ऐसे में कि आप वो चीजें भी खरीद लेते हो जिनकी आपको लगता है कि यार इनकी तो कोई खास जरूरत भी नहीं थी। करेक्ट। तो ऐसे ही दुकानदार क्या करता है, जबरदस्ती की चीजें उठा उठा के ले आता है, जब उसे लगता है कि उधार मिल रहा है, पैसे बाद में देने हैं, कि यार बिक जाएगा, बेच देंगे, बिक के पैसे मिल जाएंगे तो दे देंगे इसको। तो कई बार ऐसा होता है, ऐसे आप ओवर ट्रेडिंग में लग जाते हो, आप वो चीजें भी अपनी दुकान पर बेचने लग जाते हो जो यूजुअली आप लोग नहीं बेचते। इट इज जनरली अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड। बिल्कुल सही बात है, महंगा है। देखो जब आप किसी से उधार खरीदोगे
तो पहली बात तो आप बार्गेन नहीं कर पाओगे, उससे भाव तोल नहीं कर पाओगे। दूसरा, जो बंदा आपको उधार दे रहा है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत प्राइस ज्यादा लगाकर देगा। अगर मान लो कोई चीज 50 रुपए की है तो पक्का है वो आपको 51 या 52 में देगा। तो थोड़ा सा उधार पर सामान हमेशा महंगा मिलता है। करेक्ट। ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड, तो बेटे बहुत ज्यादा उधार तो नहीं मिलता। आप ज्यादा से ज्यादा गुड्स उधार ले सकते हो, कोई खर्चा वर्चा आप काम करा लो, पैसे बाद में दे दो, यही करा सकते हो आप। तो कोई बहुत ज्यादा इसके बेस पर आपको बिजनेस में उधार नहीं मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ा कोई एक डेली बेसिस पर काम आने वाला सोर्स हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देने वाला सोर्स नहीं है। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने देखा कि ट्रेड क्रेडिट के मेरिट और डीमेरिट क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स मेरिट और डीमेरिट क्या है। आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं? अगर केस स्टडी की बात करूं तो एक छोटी सी केस स्टडी आएगी। पहले आपसे आइडेंटिफाई कराएगा कि कौन सा सोर्स ऑफ फंड है, फिर उस सोर्स ऑफ फंड की क्या पूछेगा, या तो मेरिट और या डीमेरिट। इससे अलावा आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं पेपर में। इस चैप्टर से यही सब आता है और कुछ नहीं आता। तो अगर सपोज करिए वो आपसे पूछे कि वो कौन सा सोर्स है जिसमें आपको गुड्स जो है आप उधार में खरीद लेते हैं, वो कौन सा सोर्स है जो आपकी इन्वेंट्री बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है, वो कौन सा सोर्स है जो आपको ओवर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व कर सकता है, वो कौन सा सोर्स है जो यूजुअली आपको गुड्स महंगे दिलवा देगा, तो इन सब का आंसर है ट्रेड क्रेडिट। तो ऐसी कोई ना कोई बात, कोई ना कोई हिंट आपको देगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये ट्रेड क्रेडिट है, और फिर आपको क्या लिखनी होगी इसकी मेरिट और डीमेरिट। क्लियर है बेटे? जो भी मैं आपको स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ, जब हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी तो उस लास्ट क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी नोट्स के लिंक भी दे दूंगा। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप सामने देख रहे हैं उसी की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आप ये वहां से डाउनलोड करके खुद पढ़ भी सकते हैं आराम से बैठ के। क्लियर। तो ये भी आपको एक फायदा हो जाएगा कि आपको नोट्स मिल जाएंगे। और ज्यादा बढ़िया ये है, आप जब भी क्लास देखो एक कॉपी पेन साथ में लेकर बैठो, कुछ क्रक्स पॉइंट लिखते चलो, और आप बाद में पढ़ना, आपको देखना कितनी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैंने एनसीईआरटी की लैंग्वेज को ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं करा है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी में से जो वैलिड चीज़ें हैं वो निकालकर एक प्रेजेंटेबल तरीके से आपके सामने रखी हैं। क्योंकि बीएसटी में आप किसी भी टीचर से सुनिएगा वो हमेशा यही कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो। तो मैंने अपना जो क्लासेस लेने का तरीका है वो प्योरली फोकस रखा है किसके ऊपर? एनसीईआरटी के ऊपर। तो एनसीईआरटी आप पढ़ो, बेस्ट एनसीईआरटी है बिजनेस स्टडीज की, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई है, बस उसमें से निकालनी पड़ती हैं चीज़ें। तो आप पढ़ते रहिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। और ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है, कोई और आपकी तरफ से एडवाइस है कि जो आपको समझना हो, करना हो, तो प्लीज़ आप जो है कमेंट कर दीजिएगा। और हमारी क्लासेस को आप जो है शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी इन क्लासेस के नए लेक्चर्स जब भी अपलोड होते रहें, यूजुअली मैं एक दिन में या ऑल्टरनेट डेज पर एक ना एक लेक्चर अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको उसके अपडेट्स टाइम पे मिलते रहेंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, तो लर्निंग दूसरों के साथ शेयर करने से भी बढ़ती है। तो आप भी कुछ नया सीखेंगे, हम भी कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।